26 अप्रैल को सीमांचल में दूसरे चरण का मतदान होना है और सीमांचल वो क्षेत्र है जो कि मुस्लिम बहुल है और इसीलिए दिलचस्प बात यह है कि अब दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले एआईएमआईएम की एंट्री तो यहाँ हो चुकी है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के प्रमुख हैं वो सीमांचल पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद ओवैसी साहब यहाँ मौजूद हैं। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब। सबसे पहले ये बताइए, आप सीमांचल में आ चुके हैं, पिछले 3 दिनों से कैंप कर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में आप लोग कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? नहीं, हमको पूरा यकीन है कि किशनगंज की जो पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़ रहे हैं, यहाँ से हमको गैर मामूली स्पॉन्टेनियस सपोर्ट मिल रहा है और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह 26 तारीख के दिन वो वोट में तब्दील होगा और यहाँ से हमारे जो सीनियर लीडर हैं, अभी एमएलए हैं, वो इंशाल्लाह नए एमपी बनकर यहाँ की गरीब आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन ओवैसी साहब, आपकी पार्टी ने ऐलान किया था कि बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ऐलान हुआ कि 15-16 सीटें लड़ सकती हैं, लेकिन फिर एक ही सीट आखिर क्यों आपकी पार्टी लोकसभा में लड़ रही है इस बार? तो अभी देखिए, 26 तारीख का चुनाव हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग फिर से बैठ के बात करके इस पर गौर करके फैसला लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग और लड़ सकते हैं क्या इसके बाद? अभी तो हम बता नहीं पाएंगे, मगर ज़रूर इस पर बातचीत होगी, तफसील से गुफ्तगू होगी और पार्टी के जिम्मेदार फिर फैसला लेंगे। वैसे सब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। बड़ा एक विवाद चल रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर, जो एक नई चर्चा छिड़ी है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात डाली गई थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात को आगे बढ़ाया है अपने तरीके से। आपकी क्या राय है, आखिर ये विवाद में आपका क्या टेक है? देखिए, मैं किसी पार्टी के मैनिफेस्टो पे बात करना पसंद नहीं करूँगा, वो पार्टी के लोग खुद बताएंगे, मगर हमारा एक डायरेक्टर प्रिंसिपल भी तो है संविधान का वेल्थ के बारे में, तो हमको उसको ही देखना है। तो उस डायरेक्टर प्रिंसिपल को तो हम भूल गए और सिर्फ एक ही दो डायरेक्टर प्रिंसिपल हमको याद रह गए। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप डायरेक्टर प्रिंसिपल अगर लेंगे तो सब डायरेक्टर प्रिंसिपल को लीजिए। शराब की पाबंदी का भी है उसमें, क्या ये भी है, कई चीज़ें हैं। तो हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्टर प्रिंसिपल कैसे पकड़ेंगे, एक या दो? तो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स पूरा लेना पड़ेगा आपको फिर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो बात कल कही है राजस्थान की उस सभा में, कि जो बात कह रहे हैं कि गोल्ड है वो ले लेंगे और वेल्थ का जो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक कौम को जाएगा, या फिर घुसपैठिए की वो जिक्र कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं उनके पास चला जाएगा जो जिनके पास बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो ओवैसी साहब इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज प्रधानमंत्री ये सब बातें कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, घुसपैठिया है। पहले हमको प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए कि देश की वेल्थ के ऊपर फर्स्ट राइट किसका है? 1% लोगों के पास देश की 40% दौलत है, ये मोदी की गारंटी है। और दूसरा ये है कि जो आम हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, उनको मुसलमानों का खौफ दिलाना, ये कंसिस्टेंट उनका बिहेवियर रहा है। अब बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, भाई गवर्नमेंट का डेटा है कि जो मुस्लिम वुमेन का फर्टिलिटी रेट है वो बहुत गिरा है। ये बात सच है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो भी गिरा है और मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा हिंदू पॉपुलेशन के साथ एक 40 साल के बाद, ये भी गवर्नमेंट का डेटा कहता है और एक्सपर्ट्स की स्टडीज़ बोलती हैं। और कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन आगे जाने वाला नहीं है। तो अफसोस की बात यह है कि एक बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को इस तरह की इनडिग्निफाइड बातें करनी पड़ रही हैं। वो ही बात कर रहे हैं कि वो जो 2002 में जब रिलीफ कैंप के बारे में उन्होंने कहा था। अब आप हमको ये बात समझाइए, अगर कोई दक्षिण भारत के स्टेट्स के लोग ये कहना शुरू कर दें कि हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, भारत के एक्सचेकर में सबसे ज़्यादा पैसा दक्षिण भारत और मुंबई का है, हमारे पास पार्लियामेंट की सीटें भी कम हैं, तो फिर इससे क्या मैसेज जाएगा? इस तरह की वाहियात बात करके देश के प्रधानमंत्री ने तो
अपनी छोड़िए, जो अजीम ओहदे पर फायज हैं उसकी तौहीन कर दी, और वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब कौन बात करे? अब ये अगर ये सवाल उठेगा तो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, बताइए? आप समझ रहे हैं कितना उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा? तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। आप डर पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान ओवरटेक कर लेंगे, घुसपैठी हैं। पार्लियामेंट में 10 साल में 10 से 11 मरतबा ये सवाल पूछा गया, आप डेटा देने तैयार नहीं, कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं, डेटा देने तैयार नहीं हैं आप। तो ये इस तरह का बयान देना, ये तो इनका कंसिस्टेंट है, और ये गारंटी उनकी एक जरूर है कि 1% लोगों को उन्होंने 40% लेकिन दौलत दी आखिर है। ये बयान पहले चरण के चुनाव के बाद दिया है प्रधानमंत्री ने, आखिर इसके पीछे क्या कोई वजह आपको लगती है? नहीं, वजह क्या है, कैसे है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे, मगर प्रधानमंत्री के अजीम ओहदे पर फायज होकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो हमको लगता है कि भाई वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ पे चला गया? भारत के 14% मुसलमान, 17 करोड़ की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक कब से घुसपैठी हो गए? कब से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? ये तो आप, इसका मतलब ये है कि आप जो है एक कम्युनिटी को पूरा कंप्लीटली मार्जिनलाइज करके रखना चाह रहे हैं आप, और पॉलिटिकली तो आपने उनको इनविजिबलाइज कर दिया। अब सोशली वो आप करना चाह रहे हैं, और अगर कल के दिन अगर कोई दंगे होंगे देश में और उसमें अल्पसंख्यक समाज को नुकसान होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये तो डॉग विजिल पॉलिटिक्स भी नहीं बोलेंगे इसको आप। अच्छा, चलिए सीमांचल के जिक्र कर लेते हैं। सीमांचल, क्योंकि आप यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ओवैसी का खौफ जो है वो आरजेडी में देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी सीमांचल में लगातार अब कैंप करने वाले हैं अगले 2-3 दिन तक। तो क्या है ये ओवैसी फैक्टर का ये डर क्या है, मतलब आखिर मुस्लिम वोटों को लेकर आरजेडी में या फिर महागठबंधन में? नहीं, देखिए, डर फैक्टर है नहीं है, हम इन चीज़ों पे नहीं जाते, मगर आप जब वोट लिए थे, आपने वोट लिया था नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ, और ये कहकर आपने लोगों को कहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, नीतीश को और बीजेपी को रोकना है। फिर आपने उनसे अलायंस कर लिया। भाई, पिछले 10 साल में आपने 2-2 मरतबा बिहार को बीजेपी आरएसएस के हवाले कर दिया, आरजेडी ने। अब ये कौन सी टीम का काम है, बताइए? चलिए, आप डिप्टी सीएम बन गए, आपने सीमांचल के लिए क्या किया हमको बताइए? मुसलमान छोड़िए, सीमांचल में सब मजहब के मानने वाले रहते हैं। यहाँ पर ज़मीन कटती है, सैलाब आया तो हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं। यहाँ पर कितने आपने कॉलेज स्कूल खोले, बताइए? कुछ नहीं। बल्कि जो पटना में महावीर कैंसर सेंटर है, उसकी रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा अगर कैंसर पेशेंट आते हैं तो इसी सीमांचल से आते हैं। किडनी स्टोन होता है तो पानी आर्सेनिक है। आप चले जाइए ठाकुरगंज, वहाँ पर अनानास चाय की पैदावार होती है, आपने प्राइस उसका कुछ नहीं मिलता उनको। जूट का मामला है, आप बताइए क्या हो रहा है? मकई का भुट्टा है, उसका बताइए क्या हो रहा है? हर साल यहाँ से पलायन होता है। वो जो अमृतसर की ट्रेन जाती है, हम फोटो देखें, वीडियो देखें कि टॉयलेट में लड़के बैठते हैं सीमांचल के। क्या कर रहे हैं आप बताइए ना? चलिए, हम गुनाहगार हैं, हम गलत हैं, आपने हमारे 4 एमएलएस को भी खींच लिया, तोड़ लिया। आपने क्या किया फिर जब आपको सत्ता मिली? और आप ही का डेटा जो आपने सेंसस किया है, कास्ट सेंसस आपने किया है, अब उसमें बताइए कि भाई यादव का पॉपुलेशन कितना है, अपर कास्ट ब्राह्मण्स का कितना है, और फिर आप मुसलमानों का देख लीजिए, जिसमें मुसलमानों में सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है, कुलैया बरादरी है, उनको तो हिस्सा ही नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। सत्ता राजद की भी थी, सत्ता नीतीश कुमार की भी थी, बीजेपी की, कांग्रेस सबकी थी। लेकिन तो फिर हम किस लिए हैं बताइए? माइनॉरिटीज किस लिए हैं? आरजेडी एमवाई की पार्टी कहती है, लेकिन इस बार मान सुन ली 23 सीटों में से सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। 2 दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 दिए हैं। क्यों दिए हैं 2 आप? माने आप 14% यादव हैं, 17% मुसलमान हैं, और आप 2 टिकट देते हैं, और आप 9 यादवों को देते हैं, और फिर भी आप बोलते हैं कि हम एमवाई हैं, सामाजिक न्याय करेंगे। तो ये तो बिहार का अल्पसंख्यक समाज और वो लोग जो सामाजिक न्याय को बड़ा करीब से देखते हैं और मानते हैं, वो सब देख रहे हैं इनके। वैसे साहब क्या लगता है, आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पॉकेट वोट बैंक है मेरा?
कहीं नहीं जाने वाला है। वो ये समझ रहे हैं कि इनको जैसे भी आप ट्रीट कर लो, इनको तौहीन कर लो, इनको आप बिल्कुल कुछ मत दो, ये हमारे गुलाम हैं, इनको गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे। ये तो नहीं होने वाला है। आज एमआईएम एक विकल्प है, पॉलिटिकल वायबल अल्टरनेटिव है, और उसके बावजूद भी अगर वो अहंकार का शिकार हैं तो ठीक है। आप देखिए जब नतीजा आएगा इनको इसका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। वैसे सर एक चीज़ है, लेकिन आपको हमेशा कहा जाता था बीजेपी की बी टीम तो चले कहा जाता है, इस बार आप क्या कोई इंडिया गठबंधन से कोई आपका तालमेल या कुछ ऐसा हो गया है? आप बड़े एग्रेसिव नहीं नज़र आते हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस, जितने भी गठबंधन के साथी उसको लेकर आप एग्रेसिव नहीं है, उम्मीदवार नहीं खड़े कर रहे हैं उन राज्यों में जहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। कहाँ पे बताइए? यहाँ पर तो हम कैंडिडेट खड़ा बिहार ही की मैं बात चलिए कर नहीं लीजिए, एक ही आपने खड़ा किया। नहीं, यहाँ पर तो हम अपने कैंडिडेट खड़ा किए। पिछले बार भी हम एक ही कैंडिडेट खड़ा किए थे। पिछले बार जब 2019 में हमने यहीं पर खड़ा किया था। अब आइंदा जो फेजेस में इलेक्शन होगा उसमें बैठ के बात करेंगे। यूपी में यूपी में हम तो हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हमने अलायंस किया है, पीडीएम बनाया है। हम 25 तारीख को जा रहे हैं, उनके साथ जनसभा कर रहे हैं, कैंडिडेट्स वहाँ खड़ा करेंगे। फिर महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं। हमने औरंगाबाद से हटकर भी कई जगह पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के लिहाज से फैसला करते हैं। नीतीश कुमार को किस तरीके से आप देखते हैं? बिहार की राजनीति में एक बड़े फैक्टर हैं नीतीश कुमार भी। नहीं, क्या देखते हैं कि देखना क्या चाहिए उनका? जो मेरे ख्याल से दुनिया के जितने जिम्नास्ट हैं वही परेशान हो जाएंगे उनके इतने सोमरसॉल्ट से, इतने उनके यू टर्न से। क्या क्या नहीं उन्होंने कहा था, कितनी बातें कही थी, हमको गालियां दी कि ये ओवैसी फुला है, ओवैसी बी टीम है, ऐसा है, फुला है, अब देश बचाओ, बीजेपी को भगाओ, मोदी हटाओ, क्या क्या बातें कही थी। आज आप उन्हीं के गोद में बैठ जाके बैठे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम कसम खा रहे हैं। तो कौन इनको ट्रस्ट करेगा? कौन इनके बात का भरोसा करेगा? सीमांचल में है हम इस वक्त, इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल। सीएए तो लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगला बीजेपी का एक कह सकते हैं एजेंडा है, और एनआरसी भी है। इसको लेकर ओवैसी साहब क्या नहीं, सीए के हम खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। सीएए के ताल्लुक से सब देश को समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता को, कि सीएए अकेले नहीं है, सीएए के साथ एनपीआर एनआरसी भी आएगा। जब एनपीआर एनआरसी आएगा तो लोगों को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, किसी के नाम पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा, और सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। ये बराबर होगा। और अब लोग बोलते हैं कि हम जज्बात में ला रहे हैं। आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी हुआ, दोनों सिटीजनशिप एक्ट के तहत होते हैं। 20 लाख लोग के नाम नहीं है, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको हम सीएए के तहत सिटीजनशिप दे देंगे, जो मुसलमान है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को जाए। तो ये तो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और आपकी पूरी साजिश ये है कि स्टेटलेस बनाया जाए लोगों को, यानी मुसलमानों को देश से बाहर निकल करने स्टेटलेस बनाया जाए, परेशान कर दो इनको। आसाम की एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये हेमंत बिस्व शर्मा का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो सीएए सिर्फ सीएए नहीं है, सीएए एनपीआर एनआरसी के साथ ही देखना पड़ेगा आपको। आपका मेरा नाम आ जाएगा गवर्नमेंट के ऑफिस में जब एनपीआर एनआरसी होगा। कोई मेरे नाम पे ऑब्जेक्शन डालेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर होगा बताने के लिए। अब हमारे पास 7 या 8% लोगों के पासपोर्ट है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है भारत की सिटीजनशिप का, कहां से लाके बताएंगे? तो आप ये सब कर रहे हैं और ये सब चीजें होगी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में बीजेपी ने लागू किया, वहां पर आपने कह दिया कि मुसलमान की शादी निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का खुतबा नहीं होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं शादी कैसे करूं? मेरी शादी कैसे होगी बताइए? अच्छा, डिवोर्स का तरीका मैं किसी और धर्म का क्यों अपनाऊं? मैंने आपका तरीका, किसी और का तरीका अच्छा मेरा खराब क्यों है? आपके मॉरल्स आप मुझ पर क्यों इम्पोज करेंगे? तो बीजेपी यही कर रही है। वन नेशन और वन इलेक्शन आप हकीकत देखते हैं अगले बार देश में? हम तो वन नेशन वन इलेक्शन के जुलाई 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, पहला सेशन था, उस वक्त मैं और सीताराम येचुरी उसका अपोज किए थे। अब इस कमीशन के पास भी हम गए, जिसको हमारे एक्स प्रेसिडेंट कोविंद साहब के पास। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है।
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। और ये जो सरकार का आर्गुमेंट है, मोदी सरकार बीजेपी का, कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे फ़ायदा होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से काम नहीं होता, झूठ है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से आपको काम करने से कोई रोकता ही नहीं है। पैसा तो उतना ही लगेगा जितना आप इलेक्शन कराएंगे। और इस सरकार के लिए कोई भी पार्टी जो सरकार में रहेगी, जनता का फायदा होगा, बार बार चुनाव हो। पेट्रोल की कीमत कितना कम किए, 3 रुपए कम किए नहीं किए, पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है बोलकर। और ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। बीजेपी ये चाहती है कि सिर्फ वो और किसी हद तक कांग्रेस रहे, बाकी सब रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएं। भाई सीमांचल का मुद्दा उसका अंडर डेवलपमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है। जब वन नेशन वन इलेक्शन तो कहाँ होगा वो? अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल को जो पूरा मामला चल रहा है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है या फिर उनको मारने की साजिश हो रही है, क्या लग रहा है इसमें? नहीं, उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको बराबर जेल अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनको पूरी उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, और जो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको पूरा प्रोवाइड करना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर हैं अभी दिल्ली के, वो जेल में है, तो जो जेल मैनुअल में है और जो उनको हेल्थ की ज़रूरत है चेकअप की, उनको मिलना चाहिए। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं मारने की साजिश हो रही है, आपको लगता है इसमें दम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम इसमें दम है या नहीं है, मगर मुझे इतना मालूम कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया। ये बात सच है, उनके परिवार के लोग ने खुद कहा। उनके परिवार के लोग, वो खुद बल्कि सुप्रीम कोर्ट गए थे आज से 3 महीने पहले कि जेल में उनकी हत्या कर दी जाएगी। वो सच साबित हुई। चलिए, एक आखिरी सवाल आप ही के लोकसभा से भी अब पूछ लेते हैं। हैदराबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, माधवी लता क्या इस बार ओवैसी को बहुत कड़ी चुनौती देने जा रही हैं? और खासकर ये जो तीर चलाने वाला जो एक विवाद हुआ है, वायरल वीडियो, क्या कहेंगे ओवैसी? देखिए, 1984 से हम लोग इस सीट पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अवाम की दुआओं से हमको कामयाबी मिल रही है। तो मुकाबला पार्टी से होता है, कैंडिडेट से नहीं होता है। तो हमारा मुकाबला नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत पॉलिसियाँ, एंटी माइनॉरिटीज़ जो उन्होंने डिसीजन लिए और जो नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, बेरोज़गारी उनका मुकद्दर बना दिया, महंगाई आसमान को छू रही है, चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है, ये अहम मुद्दे रहेंगे। मैं किसी को बोल नहीं सकता कि कौन मेरे ख़िलाफ़ कैंडिडेट होगा, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। अब रहा सवाल वो जो प्रोवोकेटिव एक्ट था, जो बदतमीज़ी एक मस्जिद की तरफ देखकर की गई है, तो वो तो उनका इंटेंशन है। वही तो बीजेपी चाहती है कि जितने इबादत गाहें हैं उनको टारगेट किया जाए। आप डेलिबरेटली नहीं किए, उनका प्लान है वो। और वो वीडियो भी सामने आ गया। तो वो हैदराबाद में दंगा कराना चाहते। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है। तेलंगाना में जो आज जो पूरे इंडिया में जो उसका पर कैपिटा जीडीपी इनकम सबसे हाईएस्ट है, क्यों है? हैदराबाद की वजह से। और पिछले 15-16 साल से वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ। तो बीजेपी ये सब चीज़ें करना चाहती है। इसका नुकसान किसको होगा बताइए? हैदराबाद को होगा, तेलंगाना को होगा, वहाँ की ग्रोथ स्टोरी पर होगा। अमेज़ॉन गूगल अमेरिका के बाद सबसे बड़ा अपना ऑफिस बना रहा है हैदराबाद में। ये सब लोग क्या करेंगे? तो ये इनका असल चेहरा सामने आ रहा है ना, इस तरह की हरकतों। चुनाव से पहले आपके यहाँ जो चुनाव होने, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इनका इंटेंशन है इस तरह का प्रोवोकेशन करना, इस तरह से बेहूदगी से बिहेव करना। क्या आपका मकसद है? फिर वही है। चलिए, आखिरी सवाल साहब, अब की बार 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, ये नारा में दम है या फिर कहाँ तक बीजेपी पहुँच पाएगी? जहाँ तक मुझे मालूम, पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई। जहाँ तक मुझे मालूम, चीन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा घुस के बैठा है भारत में। जहाँ तक मुझे मालूम, भारत के हज़ारों लाखों नौजवान बेरोज़गार बने बैठे हैं। कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि माँ बाप अपने औलाद को इस आइंदा एकेडमिक ईयर से स्कूल में नहीं पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, फ़ीस के पैसे नहीं हैं। ये मुझे मालूम। ये जो रेटोरिक बात कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनको ये नहीं दिख रहा है। इनको ये दिखना चाहिए देश की जो गरीब जनता की फिक्र तकलीफ है। आप तीसरा टर्म देख रहे हैं कि बीजेपी को मिल सकता है मोदी को, प्रधानमंत्री देखिए, जमहूरियत में जनता फैसला करने वाली है और हमको उम्मीद है कि जनता इन तमाम इश्यूज़ को देखकर
अच्छा फैसला करेगी और बीजेपी को दोबारा इख्तिदार पे आने नहीं देगी। चलिए शुक्रिया ओवैसी साहब, आप सीमांचल आए हैं और आप यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज तक के लिए आपने समय निकाला है, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो कि इस वक्त सीमांचल में मौजूद हैं, किशनगंज में चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी और लगातार वो कैंप कर रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और कोशिश ये है कि सीमांचल के साथ बिहार में भी और ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करें, ये उनकी कोशिश है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार।